भोला मोहन और जादुई उड़न जहाज की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले भारत के पश्चिम में बसा रत्नगढ़ राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा विक्रांत देव एक आदर्श शासक माने जाते थे, न्यायप्रिय, करुणामय और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले। रत्नगढ़ की धरती पर उगती फसलों की हरियाली, नीली झीलों में झिलमिलाता सूरज और पहाड़ियों पर बहती ठंडी हवाएं उसे किसी दिव्य लोक जैसा दृश्य देती थीं। इसी राज्य की गोद में स्थित था छोटा सा शांत गांव कमलपुर। मिट्टी के घर, ताड़ के पेड़ों की कतारें और सुबह सुबह उठती चूल्हे की धुएं की महक, यह सब मिलकर कमलपुर को बेहद सुकून भरा बनाते थे। इसी गांव में रहता था एक बुजुर्ग किसान गोपाल, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताया था। गोपाल के 3 बेटे थे, पर तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। सबसे बड़ा बेटा धीरू लंबा चौड़ा गेहूं रंग का घनी मूंछों वाला युवक था। चेहरे पर अकड़ और आंखों में घमंड झलकता था। वह अच्छे कपड़े पहनता, सिर पर रंगीन पगड़ी बांधता, पर काम करने की बात आते ही कन्नी काट लेता। उसकी आलस भरी चाल देखकर गांव वाले अक्सर हंसते थे। दूसरा बेटा वीरू कद काठी में मध्यम, पर आंखों में तेज चमक थी। उसका चेहरा बुद्धिमान जरूर लगता, पर उसके हाव भाव से स्वार्थ दिख जाता था। वह बातों से लोगों को फंसाने में माहिर था और हमेशा सोचता रहता कि कौन सा काम बिना मेहनत के पूरा हो जाए। सबसे छोटा बेटा मोहन बिल्कुल अलग था, दूब जैसा सरल, स्नेह से भरा और भोली मुस्कुराहट वाला। उसका रंग गोरा था, आंखें बड़ी और मासूम। वह साधारण धोती कुर्ता पहनता और खेत काम में पिता का हाथ बंटाने में खुश रहता। भले ही वह थोड़ा धीमा चलता और सोचने में समय लेता, पर उसका दिल सोने जैसा था। धीरू और वीरू अक्सर मोहन को मूर्ख कहकर चिढ़ाते, लेकिन मोहन कभी बुरा नहीं मानता। उसके लिए परिवार का सुख ही सबसे बड़ी बात थी। एक सुनहरी सुबह रत्नगढ़ में अचानक ढोल नगाड़ों की तेज गूंज फैलने लगी। शहर की गलियों, बाजारों और गांवों तक खबर पहुंचाने वाले राजदूत ऊंची आवाज में घोषणा पढ़ रहे थे। लोगों ने अपने काम रोक दिए। किसान खेत की मेड़ पर रुक गए, महिलाएं घड़ों को सर पर थामे ठिठक गईं, बच्चे खेलना छोड़कर दौड़ पड़े। वातावरण में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। राजदूत ने घोषणा दोहराई, महाराज विक्रांत देव आदेश देते हैं कि जो भी उनके महल तक उड़ने वाला जहाज लेकर आएगा, वही राजकुमारी चारुमती का वर चुना जाएगा। लोग सन्न रह गए। उड़ने वाला जहाज? ऐसा तो किसी ने केवल लोक कथाओं में सुना था। फिर भी हर कोई जानता था कि राजकुमारी चारुमती न केवल रूपवती थीं, बल्कि विदुषी, करुणामयी और व्यवहार कुशल भी थीं। उनके जैसी कन्या से विवाह का अवसर राज्य के किसी भी युवक के लिए सौभाग्य की बात थी। खबर कमलपुर पहुंची तो धीरू और वीरू की आंखों में लालच और जोश दोनों उमड़ पड़े। वे तुरंत अपनी अपनी छोटी गठरियां बांधने लगे। मोहन को देखते हुए वे व्यंग्य से बोले, तू उड़न जहाज बनाएगा? छप्पर भी नहीं जोड़ पाता ठीक से। मोहन ने सिर झुका लिया, पर उसके मन में कहीं एक छोटी सी इच्छा जन्म ले चुकी थी। 2 दिन बाद पिता गोपाल के पूछने पर उसने धीमे स्वर में कहा, बाबा, मैं भी कोशिश करना चाहता हूं, पर मेरे पास ना ज्ञान है ना साधन। गोपाल ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा। बेटा, सच्चाई और भलाई के साथ चलोगे तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। मोहन ने साहस जुटाया, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और मन में उम्मीद लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। मोहन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा था। आसमान पर हल्की धुंध तैर रही थी और पेड़ों की पत्तियां ओस की बूंदों से चमक रही थीं। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक घूमता रहा, यह सोचते हुए कि कौन सी लकड़ी से वह एक साधारण सी नाव या ढांचा बना सकेगा। पर उसकी कुल्हाड़ी पुरानी थी और बड़े पेड़ काटना उसके लिए आसान नहीं था। वह थककर एक पत्थर पर बैठा ही था कि सामने झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। कुछ ही क्षणों बाद वहां एक कमजोर वृद्ध मुनि प्रकट हुए। सफेद चांदी सी चमकती दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, पर आंखों में गहरी शांति और दिव्यता। उनके कपड़े धूल से भरे थे, मानो वे कई दिनों से जंगल में भटक रहे हों। मुनि ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी और कुछ खाने को है? मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूं। मोहन ने बिना एक पल सोचे अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसके पास बस एक मोटी रोटी और आधा लोटा पानी था। उसने रोटी का बड़ा हिस्सा और पूरा पानी मुनि को दे दिया। मुनि ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा दिल सचमुच पवित्र है पुत्र। अब बताओ, इस गहरे जंगल में क्या खोज रहे हो?
मोहन ने संकोच से अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। राजा की घोषणा, उड़न जहाज की आवश्यकता और अपनी असमर्थता। मुनि ने उसके हाथ से कुल्हाड़ी ली, आंखें बंद कीं और कुछ प्राचीन मंत्र बुदबुदाए। कुल्हाड़ी चमक उठी। फिर वे बोले, उस पुराने खजूर के पेड़ पर 3 बार प्रहार करो, चमत्कार स्वयं प्रकट होगा। मोहन ने धड़कते दिल से वैसा ही किया। पहला प्रहार, जंगल में हल्की गूंज। दूसरा, हवा तेज हो गई। तीसरा, धरती थरथराई और खजूर के पेड़ के पीछे से एक जादुई उड़न जहाज बाहर आया। उसके पंख मोर पंखों की तरह नीले हरे रंग में झिलमिला रहे थे और शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी। मोहन आश्चर्य में खड़ा रह गया। वह तुरंत मुनि को धन्यवाद देने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। केवल हवा में एक मधुर सुगंध तैर रही थी, जैसे किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत। मोहन उड़न जहाज पर बैठा आसमान में धीरे धीरे उठ रहा था। उसके नीचे फैले जंगल और दूर दूर तक दिखने वाले खेत मानो रत्नों की चादर की तरह चमक रहे थे। उड़न जहाज कभी बादलों के ऊपर चढ़ जाता तो कभी नीचे उतरकर धरती के करीब तैरने लगता। मोहन के मन में आश्चर्य, उत्साह और थोड़ा सा डर तीनों साथ थे। वह सोच रहा था कि अकेला वह राजा की परीक्षाएं कैसे पार कर पाएगा। उसी समय उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर कोई आकृति दिखाई दी। वह आकृति स्थिर खड़ी थी, मानो हवा भी उसे हिला नहीं पा रही हो। मोहन जहाज को थोड़ा नीचे ले आया। नजदीक पहुंचते ही उसने देखा कि वह एक दुबला पतला लंबा आदमी था, जिसकी आंखें असाधारण रूप से बड़ी और चमकदार थीं। वह मुस्कुराया और बोला, युवा यात्री, तुम्हारा जहाज तो बड़ा विलक्षण है। मैं यहां खड़े खड़े धरती के दूसरे छोर तक देख सकता हूं। अभी भी मैं रत्नगढ़ के महल में राजदूत को ढोल बजाते देख रहा हूं। मोहन चकित रह गया। आप सच में इतना दूर देख लेते हैं? लंबूराम ने सिर हिलाकर कहा, हां, पर मेरी शक्ति का सही उपयोग तभी होगा जब मैं किसी नेक इंसान के साथ रहूं। क्या तुम मुझे साथ ले चलोगे? मोहन ने बिना झिझक कहा, मेरे सफर में आपका स्वागत है। आपकी दृष्टि तो मेरे लिए आशीर्वाद होगी। लंबूराम जहाज में बैठ गया और दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूरी उड़ने के बाद उन्हें एक मैदान दिखा जहां एक युवक दौड़ लगा रहा था, पर साधारण दौड़ नहीं। वह इतना तेज था कि जमीन पर धूल का बादल उठ रहा था और हवा उसके पीछे छोड़ते हुए दौड़ रही थी। मोहन ने जहाज थोड़ा नीचे उड़ाया और पुकारा, भाई, तुम इतनी तेज कैसे दौड़ते हो? दौड़ू हंसकर बोला, मेरे पैरों में पवनदेव का आशीर्वाद है। मैं किसी भी संदेश या वस्तु को मुट्ठी भर सांसों में पहुंचा सकता हूं। तुम्हें मदद चाहिए क्या? मोहन मुस्कुराया, मुझे ऐसे साथियों की बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दौड़ू तुरंत कूदकर जहाज में आ बैठा। चलो, रोमांचक यात्रा लग रही है। कुछ दूर बाद वे एक बड़ी झील के पास से गुजरे। एक युवक किनारे बैठा था और ज्यों ही मोहन उसके पास पहुंचा, उसने झील का पूरा पानी कुछ ही क्षणों में पी लिया। मोहन और साथी अवाक रह गए। मोहन ने पूछा, भाई, तुमने ऐसा कैसे किया? प्यासू ने गर्व से पेट थपथपाया, मेरी प्यास संसार की सबसे बड़ी प्यास है। मैं चाहूं तो पूरी नदी भी पी सकता हूं, पर मैं किसी का नुकसान नहीं करता। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? मोहन ने तुरंत कहा, अरे जरूर, तुम्हारी शक्ति बहुत काम आएगी। थोड़ी दूर आगे एक जंगल में उन्हें तीरों की आवाज सुनाई दी। वे रुके तो देखा, एक धनुर्धर पेड़ों के बीच खड़ा था और उसके छोड़े हर तीर पेड़ पर लगी छोटी सी पत्ती को ठीक बीच से भेद देता था। मोहन ने कहा, वाह, तुम्हारा निशाना तो अद्भुत है। निशानू बोला, मेरे तीर अपना लक्ष्य चूकते नहीं। यदि तुम किसी कठिन यात्रा पर हो तो मैं मदद करना चाहूंगा। मोहन ने खुशी से उसे भी साथ ले लिया। आखिर में वे बर्फीली हवा जैसी ठंड महसूस करते हुए एक गुफा के पास पहुंचे। एक युवक अकेला बैठा था और उसकी हथेली जहां लगती वहां पत्थर तक जम जाता। मोहन ने पूछा, तुम्हारे शरीर से इतनी ठंड क्यों निकलती है? ठंडू बोला, यह वरदान है, पर कभी कभी अभिशाप भी। पर यदि तुम्हें साथ चाहिए, मैं तैयार हूं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, एक अच्छे दोस्त का स्वागत हमेशा होता है। मोहन और उसके 5 साथी उड़न जहाज लेकर जैसे ही रत्नगढ़ के भव्य महल के आंगन में उतरे, सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। सुनहरे पंखों वाला वह जहाज मानो स्वर्गलोक से उतरी कोई दिव्य वस्तु था। राजा विक्रांत देव स्वयं आश्चर्य से आगे बढ़े, पर जैसे ही उनकी नजर मोहन पर पड़ी, साधारण कपड़े, भोला भाला चेहरा, विनम्रता से झुका हुआ सिर, उनके मन में संदेह उपज गया।
क्या यह युवक सच में इतना विलक्षण है कि राजकुमारी का वर बन सके? यह सोचकर राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पहली परीक्षा यह है, मेरे सामने 10 लोगों का इतना भोजन लाओ कि कई दिनों तक चलता रहे। देखूं तुम और तुम्हारे साथी वास्तव में कितने समर्थ हो। मोहन का चेहरा उतर गया। भोजन? इतना विशाल भोजन वह कहां से लाएगा? उसके साथियों ने उसकी घबराहट देखी। तभी लंबूराम आगे आया। उसकी आंखें तेजी से चमकीं। राजन, इसकी चिंता न करो, वह बोला। मैं अभी देखता हूं कि आसपास कहां भोजन उपलब्ध है। उसने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई। क्षण भर में उसने बताया, उत्तर दिशा के जंगल की सीमा पर आज एक बड़े राजा का भोज चल रहा है। वहां भोजन का भंडार पहाड़ जैसा है। मोहन ने आशा से दौड़ू की ओर देखा। दौड़ू मुस्कुराया। बस इतना ही, मैं अभी आता हूं, तुम लोग पलक भी मत झपकना। और सचमुच वह हवा की रफ्तार से भागा। झोंका सा आया और कुछ ही क्षण में लौट भी आया। उसके साथ गाड़ियां, टोकरियां और थालियां थीं। फलों से भरी सुगंधित खीर, गरम गरम पूरी, मिठाइयों के ढेर और तरह तरह के पकवान। पूरे दरबार में सुगंध फैल गई। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह कैसे संभव है? वे बुदबुदाए। मोहन विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे साथी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। राजा पहली परीक्षा देखकर प्रभावित तो हुए, पर आगे की परीक्षाएं अभी बाकी थीं। राजा विक्रांत देव ने पहली परीक्षा सफल होते देख अपनी भौहें थोड़ी ऊंची कीं। उनके चेहरे पर अब हल्की मुस्कान थी, मानो वे मोहन की क्षमताओं की गहराई परखना चाहते हों। उन्होंने हाथ के इशारे से सैनिकों को बुलाया। मोहन, राजा बोले, यदि तुम सच में इस योग्य हो तो दूसरी परीक्षा पूरी करो। मेरे महल के पिछवाड़े एक विशाल हौज है, सैकड़ों घड़ों के बराबर पानी, उसे खाली करके दिखाओ। मोहन स्तब्ध रह गया। हौज इतना बड़ा था कि उसे खाली करने में दर्जनों आदमी भी घंटों लगा दें, वह भी शायद पूरा न हो। वह चिंता में अपने साथियों की ओर देखने लगा। तभी प्यासू धीरे से आगे आया। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मोहन भाई, यह परीक्षा तो मेरे लिए ही बनी है, उसने कहा। सभी उसे देखने के लिए हौज के पास चल पड़े। सैनिकों और दरबारियों की भीड़ जमा हो गई। प्यासू ने गहरी सांस ली, फिर झुककर पानी पीना शुरू किया, एक लंबी निरंतर धारा की तरह। देखते देखते पूरा हौज खाली हो गया, आखिरी बूंद तक। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रांत देव आश्चर्य से बोले, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे साथियों का प्रत्येक गुण मेरे लिए वरदान है। पहली 2 परीक्षाओं में मोहन की सफलता देखकर राजा विक्रांत देव अब सचमुच मोहन और उसके साथियों की क्षमताओं को परखना चाहते थे। इस बार उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा सामने रखी। राजा ने अपनी शाही तलवार जमीन पर टिकाकर कहा, तीसरी परीक्षा यह है, मेरे संदेशवाहक से पहले जंगल के उत्तरी तपस्वी आश्रम से कमल का फूल लाकर दिखाओ। यदि तुम्हारा साथी तेज है तो इसे सिद्ध करो। इतना कहकर राजा ने अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार संदेशवाहक को भेज दिया। घोड़ा हवा की तरह दौड़ पड़ा। मोहन बेचैन होकर अपने साथियों की ओर देखने लगा। तभी दौड़ू उछलकर बोला, अरे, यह तो मेरे लिए ही परीक्षा है, चिंता छोड़ो, मैं अभी वापस आता हूं। वह इतना तेज दौड़ा कि जमीन पर उसके पैरों की रफ्तार से धूल का तूफान उठ गया। पर रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और दौड़ू उत्साह में बिना रुके आगे बढ़ता गया। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते अचानक उसकी सांसें भारी होने लगीं और वह एक विशाल बरगद के नीचे थक कर सो गया। उधर लंबूराम अपनी अद्भुत दृष्टि से ऊंचे पहाड़ से सब कुछ देख रहा था। उसने मोहन से कहा, दौड़ू सो गया है, जल्दी कुछ करो, नहीं तो संदेशवाहक जीत जाएगा। मोहन ने तुरंत निशानू की ओर देखा। क्या तुम उसे जगा सकते हो? निशानू ने बिना देर किए एक तीर चलाया। वह तीर हवा को चीरता हुआ ठीक बरगद के पास जाकर पेड़ की जड़ में लगा। दौड़ू के कानों के इतने पास कि उसकी नींद झट से टूट गई। दौड़ू चौंक कर उठा, स्थिति समझी और बिजली की गति से आश्रम पहुंचा। कमल का चमकता फूल लेकर वह राजा के महल वापस लौटा। संदेशवाहक से कई क्षण पहले राजा विक्रांत देव ने आश्चर्य से कहा, अद्भुत, तुम लोगों की एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राजा विक्रांत देव ने अगली परीक्षा और भी कठिन बनाई। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि मोहन और उसके साथियों को महल के उस कक्ष में ले जाया जाए जिसे आग की भट्टी जैसा गर्म रखा जाता था। कमरे की दीवारें तपती थीं और फर्श से गर्म हवा उठ रही थी।
अंदर कदम रखते ही मोहन और उसके साथियों को लगा मानो उनके पैर जलने वाले हों। मोहन घबरा गया। लंबूराम ने भी पसीना पोंछा, पर तभी ठंडू शांति से मुस्कुराया। चिंता मत करो, उसने धीमे स्वर में कहा। ठंडू ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। उसके शरीर से ठंड की तेज लहर निकली, ऐसी कि एक पल में तपता हुआ कमरा शीतल हो गया। दीवारों पर ओस जम गई और हवा बर्फीली हो उठी। सैनिकों ने यह चमत्कार देखा और स्तब्ध रह गए। राजा भी अविश्वास से बोले, यह तो असंभव था, पर तुमने इसे कर दिखाया। 4 कठिन परीक्षाएं पार करने के बाद मोहन और उसके साथी दरबार में खड़े थे। हर दरबारी अब उन्हें अलग नजर से देख रहा था, आश्चर्य, सम्मान और जिज्ञासा के साथ। लेकिन राजा विक्रांत देव अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए थे। उनके अनुसार सच्चा राजा वही है जिसके हृदय में विनम्रता और निष्ठा हो। उन्होंने गंभीर आवाज में अंतिम परीक्षा सुनाई। मोहन, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथियों से आती है, पर बताओ, यदि मैं तुम्हें कहूं कि इन सब के श्रेय को छोड़कर अकेले सफलता का हकदार बन जाओ, तो क्या तुम ऐसा करोगे? सभा में सन्नाटा छा गया। मोहन ने राजा की आंखों में देखा और बिना किसी हिचक के बोला, महाराज, यह उड़न जहाज मेरा अकेले का चमत्कार नहीं था। न भोजन लाने में, न हौज खाली करने में, न कमल लाने में, न उस भट्टी जैसे कमरे से बचने में। हर बार मेरे साथियों ने ही मेरा साथ निभाया। मैं कैसे उनका श्रेय छीन सकता हूं? सफलता सबकी है तो सम्मान भी सबका होगा। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। सभा में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। राजा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान खिल उठी। यही सुनने की प्रतीक्षा थी पुत्र, राजा बोले। सच्चा राजा वही है जो साथियों का मान बनाए रखे, न कि उन्हें सीढ़ी बनाकर अकेले खड़ा हो जाए। राजकुमारी चारुमती, जो परीक्षाओं के दौरान सब देख रही थीं, आगे आईं। उनकी आंखों में प्रशंसा चमक रही थी। पिताश्री, मैं ऐसे विनम्र, सच्चे और दयालु युवक को ही अपना जीवन साथी चुनना चाहती हूं। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। मोहन, एक साधारण किसान का बेटा, राजकुमारी का वर घोषित कर दिया गया। आने वाले दिनों में भव्य विवाह हुआ। मोहन के 5 अद्भुत साथी भी सम्मानित किए गए। किसी को राजा का दूत बनाया गया, किसी को सुरक्षा प्रमुख, किसी को सैनिकों का प्रशिक्षक। मोहन के शासन में रत्नगढ़ पहले से भी अधिक खुशहाल हो उठा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत धन, पद या बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दया, विनम्रता, सहयोग और निष्ठा से मिलती है। जब मन में भलाई हो तो साधारण मनुष्य भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।